हेलो बच्चों, आज हम धोरे सर फिर से आपके सामने। आज हम सामाजिक विज्ञान में जो चौथा हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ना अर्थशास्त्र। तो पहले तो अर्थशास्त्र समझें। अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थ का शाब्दिक अर्थ होता है धन, और शास्त्र माने विज्ञान। इसका मतलब है कि हमें धन से संबंधित जानकारी इस टॉपिक में दी जाएगी। अर्थशास्त्र के अंदर हम धन से जुड़ी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव का परिचय हम देते हैं आपको। अवलोकन में देखें हम तो ये रायगंज गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रकृति की गोद में बसा एक शांत वातावरण में गांव है स्थित। पालमपुर में विभिन्न जातियों के परिवार रहते हैं जिनकी आबादी लगभग 450 है। किंतु गांव में अधिकांश भूमि जो है वो किनके पास है? उच्च जाति के लोगों के पास। और ये लोग गांव के धनी लोग हैं। इनके घर ईंट और सीमेंट से बने हैं। गांव में अनुसूचित जाति के लोग भी रहते जिन्हें हम एससी कहते हैं, जो गांव की जनसंख्या का 1/3 भाग है। इनके घर मिट्टी और फूस के बने हैं। पालमपुर गांव में एक निजी औषधालय भी है, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है जहां इलाज किया जाता है। सभी घरों में बिजली आपूर्ति हो रही है। इसके अलावा यहां बिजली की पूर्ति, नलकूप चलाने तथा छोटे व्यवसाय में भी होती है। पालमपुर के नागरिक यातायात के साधन के रूप में यहां आज भी आने जाने के लिए क्या है? तांगा, रिक्शा, जीप, परंपरागत बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक आदि का प्रयोग कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं? गांव से थोक सब्जियां ले आते हैं और गांव में आकर के फुटकर बेचते हैं। शहर से खरीदते और गांव में आके बेचते हैं। गांव में मात्र छोटे जनरल स्टोर हैं जहां पर आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल है तथा 2 प्राथमिक विद्यालय भी हैं जहां गांव के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। टेलीफोन सेवा पालमपुर गांव में संचार का मुख्य साधन है। उक्त विवरण से हम जो देख रहे हैं स्पष्ट हो रहा है क्या कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधन, बिजली, सिंचाई, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्रों एवं संचार का पर्याप्त विकसित तंत्र है। अब इन सुविधाओं की हम अपने यहाँ से तुलना करेंगे, क्या हमारे यहाँ के गांव में ऐसी सुविधाएं हैं? तो ये कहानी का जो तात्पर्य है वो ये है कि गांव में होने वाली विभिन्न प्रकार की उत्पादन प्रक्रियाएं ये हमें ज्ञान कराएंगी कि गांव में आखिर लोगों के पास कौन कौन से उत्पादन, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कहाँ से लोगों के पास पैसा आता है। वे सभी आर्थिक क्रियाएं जिनके लिए कम भूमि की आवश्यकता होती है कौन सी हैं? उन्हें गैर कृषि क्रियाएं कहते हैं, जैसे डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग, परिवहन, दुकानदारी। इन सब का अध्ययन इस पाठ में करेंगे। हमारा अगला हेडिंग है उत्पादन का संगठन। तो उत्पादन शब्द है का मतलब होता है किसी नई चीज़ का निर्माण करना। उत्पादन का मतलब है निर्माण करना। और संगठन माने निर्माण करने के लिए किसी एक चीज़ से नहीं होता निर्माण। निर्माण करने के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने उदाहरण है, मान लो एक स्कूल बनाना है तो स्कूल में कितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत है। स्कूल में अध्यापक चाहिए, बच्चे चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कर्मचारी चाहिए, विभिन्न सारी चीज़ें। बिल्डिंग बनाने के लिए विभिन्न चीज़ें चाहिए। गुम्मे हैं, ईंट है, बालू है, सीमेंट है, सरिया है। तो ये संगठन है, तब जाकर के एक स्कूल का निर्माण होता है। तो ऐसे हमको यहाँ जो देखना है कि उत्पादन का संगठन किस प्रकार का है। उत्पादन क्या है? उपयोगिता का सृजन ही उत्पादन कहलाता है। माने हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होती है हम उसको बनाते हैं, या इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करना ही उत्पादन का उद्देश्य है। मतलब ये कि अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए हम जो चीज़ बनाते हैं उसी को उत्पादन कहते हैं।
अब वस्तुएं और सेवाएं के उत्पादन के लिए विभिन्न साधन जरूरी हैं, जिनमें सबसे पहला साधन है भूमि। उत्पादन का पहला साधन वो है मजबूत तत्व, वो है भूमि। इसमें कहते हैं भूमि में हम क्या क्या चीज़ें शामिल करते हैं, जल, वन और खनिज चीज़ें शामिल हैं। दूसरा जरूरी संगठन का जो उत्पादन का संगठन है, पहला हो गया भूमि, दूसरा है श्रम। बिना मेहनत किए उत्पादन नहीं हो सकता है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है, जिनमें श्रम मानसिक भी हो सकता है और शारीरिक भी हो सकता है। जैसे हम कहें कि अध्यापक अपने मानसिक श्रम का उपयोग करता है, हम दिमाग लगाते हैं तब आपको पढ़ाते हैं, ऐसे ही मजदूर अपना शारीरिक श्रम करता है। तीसरा जो साधन है उत्पादन का, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी माने उत्पादन के लिए पूंजी सबसे ज़रूरी चीज़ है। बिना पूंजी के भी हम उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह की वस्तुएं जैसे संपत्ति आदि भौतिक पूंजी कहलाती है। ये दो प्रकार की कहलाती है, एक होती है स्थायी पूंजी और एक होती है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी में हम क्या शामिल करेंगे, जैसे ग्राम उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो किसान के पास क्या होने चाहिए खेती करने के लिए, औजार, मशीनें। अगर आप शहर में कोई काम कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, जनरेटर होना चाहिए, टरबाइन होनी चाहिए। यंत्र, मशीनें भवनों का उत्पादन कार्यों में काफ़ी वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। ये एक स्थायी पूंजी है, ये मतलब एक बार लगती है, इसको रोज़ रोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। कार्यशील माने कि मान लो आपने हल लगा लिया, आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, लेकिन अब ट्रैक्टर चलाने के लिए डीजल, जो रोज़ आपको पैसे की ज़रूरत है। खेती में अनाज अगर बो रहे हैं आप तो उसके लिए आपको नए बीज, नए खाद, ये सब चीज़ें चाहिए, तो इनके लिए नगद पूंजी, इसको हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। आपके पास ज़मीन खूब हो, साधन सब हों, लेकिन पैसे ना हों तो आप अच्छे बीज नहीं खरीद सकते, खाद नहीं खरीद सकते, समय पर जुताई बुआई नहीं करा सकते, डीजल नहीं खरीद सकते, तो इसकी भी आवश्यकता है। मतलब इसी को हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। और अगली है मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब है कि एक तो हम स्वयं उसका उपभोग करते हैं, दूसरा बाजार में बेचने के लिए मनुष्य चाहिए। आपने जो माल पैदा किया है, जो वस्तु बनाई है, उसे खरीदार खरीदेगा कौन, मनुष्य। तो मानव पूंजी की भी आवश्यकता होती है। और मानव, इसके साथ कोई चीज़ बनाने के लिए एक उद्यमी मानव की ज़रूरत है। टेक्निकल कोई चीज़ बनाने के लिए हर कोई हर काम नहीं कर सकता। जैसे आप देखते कि एक मान लो बिल्डिंग बननी है तो हमें इंजीनियर की ज़रूरत है। तो इस प्रकार हम देखें कि हमें मानव पूंजी की भी आवश्यकता है। हम देखें पालमपुर में खेती की बात करें, पालमपुर गांव हमने एक उदाहरण लिया है। तो पालमपुर में खेती के उत्पादन की मुख्य क्रिया है, मतलब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, गांव के खेती करते हैं। अगर हम परसेंटेज में देखें तो जितने काम करने वाले लोग हैं पालमपुर में, उनमें से 75% लोग खेती कार्यों में लगे हैं। मतलब उनकी रोजी रोटी का साधन ही खेती है। इनमें से कुछ किसान हैं तो कुछ लोग दूसरे की भूमि पर खेती करके मजदूरी के काम करते हैं। इन कृषकों और कृषि मजदूरों तथा उनके परिवारों का रहन सहन का स्तर भी मुख्य रूप से कृषि की उपज पर ही निर्भर करता है। माने अच्छी खेती हो गई तो उनके रहन सहन का स्तर अच्छा हो जाता है, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना। और अगर अच्छी खेती नहीं हुई तो निश्चित है उनका जो रहन सहन का स्तर है वो कम हो जाता है। तो इनके जीवन स्तर में सुधार के लिए खेती उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है। अब खेती जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक है विस्तृत कृषि और दूसरी है गहन कृषि। हम खेती में दो ही तरीके से वृद्धि ला सकते हैं, विस्तृत कृषि और गहन कृषि। क्या होती है, तो सबसे पहले हम विस्तृत कृषि की बात करें। विस्तृत कृषि की बात करें अगर, तो विस्तृत कृषि वो होती है कि जब
कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल को बढ़ाकर कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए। माने अभी किसी गांव में मान लो 100 बीघा ज़मीन है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी ज़मीन बेकार पड़ी, तो हम उससे भी खेती की ज़मीन में बदल सकते हैं। इसको कहेंगे हम विस्तृत खेती। लेकिन अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज हमारे पास भूमि बची नहीं है। जो भी जितनी ज़मीन खेती हो रही है वही खेती लायक है। इसके अलावा हम कोई नई ज़मीन बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि ज़मीन की लिमिट है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। तो ये हो गई विस्तृत कृषि। दूसरी है गहन खेती। गहन खेती का मतलब होता है कृषि फसलों के उत्पादन तथा कृषि सुविधाओं की दृष्टि से किसान अपनी संपूर्ण कृषि योग्य भूमि का कृषि कार्यों के लिए ही उपयोग करते हैं और कोई भी भूमि पड़ती नहीं है, छोड़ी जाती वहाँ। माने उसी जो खेत, मान लो 100 बीघा खेती है पूरे गांव में, तो जो 100 बीघा खेती को हम बढ़ा तो नहीं सकते, लेकिन उसमें लगातार फसलें पैदा करके हम जिसको कहते हैं गहन खेती जरूर कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ कभी एक फसल हो जाती, कभी 2 हो जाती है, लेकिन हम उसमें अगर चाहें तो 3 और कभी कभी कुछ कम समय वाली फसलों को 4 फसलों में भी बदल सकते हैं। इसको हम कहेंगे गहन खेती, लगातार खेतों में खेती करना। इसके साथ इसमें हम और क्या कर सकते हैं? खेती तो उतनी है, उसे तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसी खेती में हम एक तरीका है बहुविधि फसल प्रणाली। बहुविधि फसल प्रणाली का मतलब है कि हम किसी ज़मीन के एक छोटे टुकड़े में एक साथ 2 फसलें पैदा करें। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारी रबी की फसल कटी, उसमें चने के साथ सरसों या लाही जिसको कहते हैं हम, वो भी की जा रही थी। चने के साथ सरसों की खेती की जा रही थी। तो ये कहेंगे बहुविधि फसल। ज्वार बाजरा की खेती के साथ हम उसी में मूंग उड़द पैदा कर लेते हैं, उसी समय तिली लगा देते हैं। एक ही खेत में 2-2 फसलें लगा दी जाती हैं। उड़द नीचे हो जाता है और ऊपर की फसल तिली भी लगा दी जाती। तो इस प्रकार हम कहेंगे इसको बहुविधि फसल प्रणाली। अभी जैसे हमारे यहाँ रबी की फसल ख़त्म हुई और हम इसमें तुरंत चाहें तो इस प्रकार की फसलें पैदा कर सकते हैं जिनमें आपकी ककड़ी खरबूजा वाली। तो ये एक प्रकार, मतलब हम खेत को खाली ना छोड़ें, मतलब ये है उसका। आजकल ये प्रणाली हमारे यहाँ भी काफ़ी हद तक सफल होती जा रही है। जहाँ पानी के साधन अच्छे हैं और किसान जहाँ का मेहनती है, तो निश्चित है वो बहुविधि फसल प्रणाली को अपना रहा है। तो हमारे सामने उदाहरण था पालमपुर विलेज, पालमपुर गांव। पालमपुर में हम देख रहे थे कि पानी सिंचाई के सारे बढ़िया साधन हैं, तो वहाँ बहुविधि फसल प्रणाली अच्छे से हो सकती है। दूसरा है सिंचाई व्यवस्था ठीक से हो अगर, तो हम फसलें लगातार उसमें पैदा कर सकते, पानी की कोई कमी ना हो। लेकिन हमारे देश में कुछ हिस्सा ऐसा भी है जहाँ पानी की कमी है। जैसे हमारे यहाँ पठार है दक्षिण का, उसमें सिंचाई के साधन नहीं है, तो इस प्रकार वहाँ नहीं हो सकती है। वहाँ कोई और प्रकार की फसलें पैदा कर सकते हैं। अगला तरीका है कृषि की नई तकनीकी। नई तकनीकी में जिसको आपने देख लिया गहन कृषि, बहुफसल विधि। ठीक, एक साथ हम कई फसलें लगाएं एक ही बार में। इसके साथ है अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करें हम। होता क्या है, हमारे यहाँ किसान जागरूक नहीं होता है और वो पुराने बीजों को बो देता है, जिससे उसकी उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो करना क्या चाहिए कि हमें हमेशा खेती में नए बीजों को डालना चाहिए, इससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। हम देखेंगे हमारे यहाँ पंजाब हरियाणा जैसे जो क्षेत्र हैं, राज्य हैं, और हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहाँ खेती बहुत आधुनिक तरीके से की जाती है और उसका परिणाम है कि वहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार होती है। समय पर उनके यहाँ जुताई, समय पर बखराई, समय पर बीज बुआई, अच्छे बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, और उसका परिणाम है कि वहाँ अच्छी पैदावार होना। इसके लिए हमारे यहाँ बाकायदा 1968 में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति का मतलब होता है कि खेती में कैसे, उसी खेत में पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। ज़मीन तो हम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए यही सब तरीक़े अपनाई गई थी जो हमने अभी पढ़ी। धन्यवाद।